वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स कोचिंग क्लासेस। तो कल का जो टॉपिक था आपका वो चार्ज से रिलेटिव था, और आज जब हम पढ़ेंगे टॉपिक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। मतलब ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि इस पूरे चैप्टर का बेस है, जिसको बोलते हैं ना, कॉमनली कोई एक ऐसा टॉपिक होता है जो बेस होता है और उसी के आधार में हम पूरा चैप्टर पढ़ डालते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक का नाम पहले जानते हैं, उसका नाम क्या है। इसका नाम है कूलाम का नियम, यानी कि कूलॉम्स लॉ, ठीक है। अच्छा, कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज की यूनिट होती है, द यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलाम। कूलाम ने चार्ज को जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कल किया था उसमें सहयोग किया था कूलाम ने, तो उसी के आधार पे हम लोगों ने चार्ज की यूनिट को कूलाम का नाम दिया था, ठीक है। तो उन्हीं कूलाम का आज क्या करना है, हमको नियम पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले कूलॉम्स लॉ, ये है आपका कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कूलाम ने देखा कि दो आवेशों के बीच में, जैसे कल हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि प्लस और माइनस प्रोवाइड होता है। प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कूलाम ने भी उसी के बेस पे ये अट्रैक्शन और जो आकर्षण बल है ना, और प्रतिकर्षण बल लगता है, रिफ्लेक्शन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी के आधार पे एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। कूलाम एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट है। इन्होंने यह नियम दिया था 1785 में। कब दिया था? 1785 में। अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कि कूलाम का जो पूरा नाम है वो क्या है। वो है चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम। क्या है? चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम। इनका जो जन्म है वो 1736 में हुआ था और 1806 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। ये बोर्न हुए थे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुए थे, डेथ हुए थे, ठीक है। तो क्योंकि ये बेसिक हमारा लॉ है, पहला डेरिवेशन भी है हमारे फिजिक्स 12th का पहले चैप्टर का, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिक और शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। तो ये 1736 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1806 ईस्वी में इनकी डेथ हुई। इसी के बीच में एक ऐसा वर्ष था जो 1785 है, 1785, जहां इन्होंने एक लॉ दे दिया। किससे रिलेटिव? चार्ज से रिलेटिव। किससे रिलेटिव? चार्ज से रिलेटिव। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके नियम के बारे में। तो इनका नियम बहुत ही सिंपल है, इनके नियम को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले आपको नियम बताऊंगा और इसके बाद फिर उसका डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपको कि इनके नियम में कुछ खासियत है। इनके नियम का एक और नाम है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। समझ में आपको? कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम सीधे चलते हैं नियम के। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कूलॉम। सबसे पहले मैं हिंदी में बात करूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा आपको। जब डेरिवेशन कराएंगे तो आपसे पूरा बनने लगेगा, ठीक है ना, विदाउट एनी टेंशन। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, है ना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, ठीक है, समझ में आ रही है बात। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहला स्टेप, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह होता है कूलाम का नियम, ठीक है। इन इंग्लिश, the attraction or repulsion force between 2 point charges, है ना, and found that it varied
inversely the square of distance between the charges and was directly proportional to the product of magnitude of the two charges and acted along the line joining the two charges. Okay, that means, चलिए इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आपके बुक में ये नियम लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग डेरिवेशन के रूप में समझते हैं कि ये नियम होता क्या है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ। चलिए, दो स्टेप। पहला स्टेप मैं लिख रहा हूँ अभी। सेकेंड स्टेप, अभी ये वो स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने अभी नियम में पढ़ा है यार, नियम में जो हमने बोला है आपको वो चीज़ें। देखिए, पहला स्टेप क्या है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, गुलाम ने ये बताया कि ये दो चार्जेस, मान लीजिए दो पॉइंट्स हमारे पास हैं Q1 और Q2, और इनके बीच की जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो कितनी है, R, है ना। लेट अस कंसीडर, तो हम लोगों ने माना है ऐसा कि Q1 और Q2 दो क्या हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, और इन्हीं के बीच का क्या करना है। तो देखिए, इनके बीच में एक बल लगेगा। अब वो बल कोई भी हो सकता है, या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या तो रिपल्सन फोर्स होगा। ठीक है, इन दोनों बलों में से कोई एक बल हो सकता है। इन्हीं, और ये जो F आपको दिख रहा है, ये यही फोर्स है जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स इसमें लगेगा। तो अट्रैक्शन कब लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा जब प्लस और माइनस चार्ज होगा, और रिपल्सन कब लगेगा, जब प्लस या प्लस हो या तो माइनस और माइनस ही हो तो रिपल्सन लगेगा। ठीक है, तो गुलाम ने ये बताया कि जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है, जिससे पहले ये पहला स्टेप है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2। दैट मीन्स F is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the distance between square of distance between them। ठीक है, यानी कि ये जो F है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/r² हो गया। ठीक है, बात आ गई समझ में आपको। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं, इसको ध्यान से समझना है, ये नियम बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं इसको। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, सॉरी, F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये दो स्टेप में गुलाम ने अपना नियम दिया। दोनों को हमको एक ही साथ फॉलो करना है, लेकिन अलग अलग मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमको समझना है कि एक होता कैसे है। तो नियम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखिए, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R², स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द F। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको एक साथ कर दीजिए। दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए यहाँ पे Q1 Q2 ऊपर है तो ये Q1 Q2 ऊपर आ जाएगा और अपॉन आ जाएगा R²। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। Q1 Q2 ऊपर था और नीचे था R²। इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, जोड़ा है, ये कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, इसका ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है इसको हटाना है। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। क्या आ जाएगा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R², वेयर K इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या हो जाएगा ये, K क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी कि अनुपातिक नियतांक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका आ गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो K Q1 Q2 अपॉन R², वेयर K इज अ
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी कि क्या है, अनुपातिक नियतांक है। अब एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में इसके यूनिट निकालने का प्रयास करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में जो के की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के तो ठीक है, 1 भी ठीक ही है, 4 पाई भी सही है, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट एक नया वाला, ये आपके लिए नई चीज़ है कि नहीं? ये नई चीज़ है। तो ये है क्या एक्चुअली? एप्सिलॉन नॉट है क्या? इसको बोलते हैं विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी, इसको क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता, है ना। चलिए, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड अ कंडीशन, किस कंडीशन में हुई? जब Q1 और Q2 के बीच का जो मीडियम है वो आकाश होता है। आकाश मतलब स्काई, है ना। जब Q1 और Q2 के बीच का जो मीडियम है वो आकाश हो, उस कंडीशन में जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उठा के के प्लेस पे प्लेस कर देना है। चलिए प्लेस करते हैं। F इक्वल टू कितना था? K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस वैल्यू F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे यूनिट, क्या चीज़ निकालनी है? यूनिट। बहुत ही सिंपल है, देखिए इसकी यूनिट निकालनी है आपको। ये क्या है? एफ है, एफ मीन्स फोर्स, और फोर्स का मतलब होता है बल, बल की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। तो इसकी जो टोटल यूनिट है ना फोर्स की, यहाँ पे एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। इन डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम सीजीएस सिस्टम में। 11th में हमने ये सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफईएस सिस्टम, ये सब पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है। तो अब हमको सीजीएस सिस्टम में जब निकालनी, तो यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? 1। क्यों हो जाएगी? देखिए, अभी यहाँ पे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एसआई सिस्टम में था, तो Q1 और Q2 के बीच का जो मीडियम था वो हम लोगों ने क्या लिया था? वो लिया था आकाश, लिया था आसमान, ठीक है। इनके बीच का जो मीडियम होगा वो होगा एयर और वैक्यूम, ठीक है। एयर और वैक्यूम यानी कि वायु या निर्वात। और वायु या निर्वात का मतलब है कि जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1। तो के इक्वल टू क्या हो गया? 1, ठीक है। तो यहाँ पे एफ की जो वैल्यू हो गई बची, कितनी बची? एफ की वैल्यू बची Q1 Q2 अपॉन ओनली फॉर आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस एफ की यूनिट क्या हो जाएगी? अर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अर्ग हो जाएगी, ठीक है ना, है ना। अच्छा, अगर आपने इसको सही मान लिया है कि जो फोर्स की सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, तो इसका मतलब है कि आपने 11th में जो भी पढ़ा हुआ है तो वो पूरा आपका बेकार हो गया, ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। क्या होती है? डाइन होती है। और अर्ग जिन्होंने माना है और उसको सही मान बैठे हैं, तो वो इसका मतलब है कि 11th की जो क्लासेस थी फिजिक्स की वो सब आप उसको भूल गए हैं, ठीक है ना। तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत अभी आगे है, ठीक है। तो वैसे भी फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है डाइन ही होती है, ठीक है। और एसआई यूनिट न्यूटन होती है, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये रहा कूलाम का नियम और इसकी यूनिट्स, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इसको बेहिचक क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं।
ठीक है, इसमें एक इसी के नीचे इसका डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड किया है। तो चलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करके देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको फाइंड करके दिखाता हूँ आपको कि यह कैसे आता है। ठीक है, चलिए, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो निकालेंगे F इक्वल टू m इंटू ए। ये फोर्स की डिफिनीसन होती है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे मास तो ठीक ही है, एक्सेलरेशन की डिफिनीसन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। होती है कि नहीं होती है? होती है। ये मास ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका, और भी जो है वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन टी हो गया, और एक टाइम नीचे था तो ये टी स्क्वायर हो गया, ये वाला टाइम था, और इसकी भी एस अपॉन टी होती है तो एस अपॉन टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, एम एस और टी को ले जाओ ऊपर तो ये टी पावर -2 हो जाएगा। चलिए अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम बोले तो मास एम लिख दो, एस बोले तो एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर क्या है? लेंथ, तो एम एल, और ये टी की पावर -2 तो एम एल टी की पावर -2। ये हो गई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो ये कूलाम के नियम से संबंधित जितनी भी कुछ बेसिक चीज़ें थी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, अब इसको आगे जब हम ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे अगर आपको समझ में अच्छे से नहीं आया होगा कूलाम का नियम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं आप एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। ठीक है, यूनिट चार्ज। अगला टॉपिक का क्या नाम है? यूनिट चार्ज। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं एकांक आवेश। क्या कहते हैं? एकांक आवेश। ठीक है, चलिए एकांक आवेश को समझने का प्रयास करते हैं। एकांक आवेश, जैसे मान लीजिए जो डिफिनीसन हमारी थी F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से आ गया? ये जो 1/4πε0 यहाँ पे था, ये वाला, उसी के प्लेस पे 1/4πε0 हम लोगों ने लिखा था पहले। अब ये 9 इंटू 10 की पावर 9 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 1/4πε0 के प्लेस पे 9 इंटू 10 की पावर 9 हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q और R इक्वल टू 1 हो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? देखिए, F की वैल्यू हम लोगों ने क्या माना? 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 की वैल्यू Q और R की वैल्यू 1 माना। तो ये जो हमारा फार्मूला बनेगा अब वो बनेगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q अपॉन 1। तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को एक दूसरे की तरफ से कट कर देते हैं, और ये Q इंटू Q यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे Q की वैल्यू निकालेंगे तो +-1 आ जाएगा। ये हो गया यूनिट चार्ज। क्या हो गया आपका? यूनिट चार्ज। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों एक ही हैं, यानी कि ये सजाती है, क्या है? सजाती है, एक ही जाति के हैं, या तो प्लस ही प्लस है या तो माइनस ही माइनस है। ठीक है, तो जब दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में, यानी कि वैक्यूम और एयर के बीच की बिटवीन की जो डिस्टेंस अगर 1 मीटर हम मानते हैं, कितना मानते हैं? 1 मीटर मानते हैं, तो उस कंडीशन में जो ये वैल्यू एक दूसरे को मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे या आकर्षित करे, तो ये क्या कहलाता है? एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस दोनों में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर।
Q1 और Q2 के बीच की जब डिस्टेंस 1 मीटर हम लोग मानते हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो इनमें जो बल लग रहा है ना, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, अगर वैल्यू सजातीय आवेश हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एकांक आवेश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपका यूनिट चार्ज यानी कि एकांक आवेश। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आगे आपको काम में आएंगे जब डेरिवेशंस पढ़ेंगे हम लोग बड़े वाले, तो ये सब काम में आएगा। न्यूमेरिकल्स में भी ये सब काम आते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से आपको समझना भी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कुछ रिलेशंस बता देते हैं आपको कि कूलाम के कुछ और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 माइक्रो कूलाम, ये मिली कूलाम हो गया। 1 माइक्रो कूलाम ये है। तो 1 मिली कूलाम इक्वल टू कितने कूलाम होता है, 10⁻³ कूलाम। कितना होता है, 10⁻³ कूलाम। ठीक है, और 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू होता है 10⁻⁶ कूलाम। ये दोनों का रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना भी है। सॉरी, मिट गया। चलिए फिर से आपको लिख देते हैं। 1 मिली कूलाम इक्वल टू होता है 10⁻³ कूलाम, और 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू होता है 10⁻⁶ कूलाम। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद करना होगा, आपको पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की ओर रुख करते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बड़ा टॉपिक है। तो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट डे आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आपको नोट्स भी ड्रॉ करनी है, आपको नोट्स भी बनानी है। और नोट्स बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने कल आपको बताया हुआ था। क्या करना है आपको, नोट्स खरीद लेनी है। बुक आपके पास होगी, अवेलेबल नहीं होगी तो बुक ले लीजिए। बुक लेने के बाद नोट्स कंप्लीट करिए। और नोट्स कंप्लीट करने में मैंने आपको नोट्स बनाने के कल फ़ायदे भी बताए थे। ठीक है, तो नोट्स आप लोग बनाइए और उसको बना के रखिए। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मैं बीच बीच में ये बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है। नोट्स में ही मिलेगी आपको, बुक में आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक बड़ा है इसलिए अब आज नहीं कराएंगे, क्योंकि छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ही हम लोग फ्लो में आ जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें बनने लगेंगी, तो फिर जो डेरिवेशंस है वो फिर उसमें तो वैसे भी टाइम लगने वाला है, तो उसको फिर आगे क्या करते जाएंगे हम लोग, थोड़ा टाइमिंग बढ़ा बढ़ा के और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो कूलाम का लॉ और यूनिट चार्ज, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके इस चैप्टर के लिए, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और इसको अच्छे से क्या कर लेना है, समझ लेना है। ये समझ में आ जाएगा आपको तो फिर कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। ठीक, मैंने आपको कल बताया था। चलिए, तो कल हम लोगों ने कुछ मैटर्स के बारे में बात की थी कि जो आपका वैद्युत आवेश होती है, ये गति के आधार पे जो मैटर्स होते हैं 3 टाइप में डिवाइड किया गया है जिसमें करंट फ्लो हो। जैसे मान लीजिए पहला था कंडक्टर, दूसरा था इंसुलेटर, और तीसरा था सेमी कंडक्टर। ठीक है, चालक, कुचालक या विद्युत रोधी और अर्धचालक, ये 3 प्रकार के मैटर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने कल आपको समझाया था कि इस पे चार्ज फ्लो अगर हो, अगर मान लीजिए कोई भी आपका वायर है ना, या कोई ऐसा मेटल है जिसमें चार्ज फ्लो हो रहा हो, ठीक है, +- चार्ज फ्लो हो रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंडक्टर हो जाएगा। अगर इस पे चार्ज बिल्कुल टोटली फ्लो नहीं हो रहा, बंद हो, क्लोज्ड हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंसुलेटर हो जाएगा। जो लाइक लकड़ी हो गया, आपका रबड़ हो गई आपकी। ठीक है, और मैंने आपको सेमीकंडक्टर बताया था। अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं, ध्यान से कुछ समझना है, अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है ना, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन होती है, बीच में होती है, वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर का एग्जांपल जैसे मान लीजिए जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ठीक, चलिए तो अब आगे का टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे, और कल हम पढ़ेंगे डेरिवेशन। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन, बहुत ही इजी डेरिवेशन, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, तो आप पहले ये जो चीज़ें पढ़े हैं आज,
उसको तैयार करके आएंगे। तैयार करके आएंगे तो कल का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। नहीं तैयार करके आएंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक्स।